दोस्तों आपके सामने यह सुंदर सा बिल्डिंग जो कि है नेपाल के संसद भवन का, देखिए अब ये कैसा बन चुका है। हिमालय के गोद में बसा वह देश जिसने शाही से लोकतंत्र तक की यात्रा देखी, लेकिन आज यहाँ की सड़कों पर एक नई क्रांति की लहर उठ चुकी है। इसी क्रांति को लोग कहते हैं जेन जी आंदोलन। यह कोई साधारण विरोध नहीं है, यह उन युवाओं की आवाज है जो भ्रष्टाचार, अफसरों की कमी और नेताओं की हठ धर्मिता के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के जेन जी आंदोलन की पूरी कहानी, क्यों शुरू हुआ यह आंदोलन, कैसे फैल गया पूरे देश में और इसका भविष्य क्या है। नेपाल में 2008 में राजशाही समाप्त करके संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। जनता को उम्मीद थी कि अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोजगार मिलेगा और देश में अस्थायित्व आएगा, लेकिन हकीकत अलग रही। लगातार सरकार गिरना, गठबंधन की राजनीति, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नेता के बच्चों में राजनीतिक का कब्जा, युवा पढ़ाई करके भी बेरोजगार, लाखों छात्रों का विदेश पलायन, सिस्टम में पारदर्शिता की कमी। यहाँ की युवा पीढ़ी यानी जेन जी जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में ही बड़ी हुई है, उसने पुराने नेता की राजनीति को नकार दिया। वे ना तो राजतंत्र को वापसी देना चाहते थे, ना ही पुराने नेता का वसर्फ करना चाहते थे। वे चाहते थे बदलाव और शीघ्र बदलाव। अब आइए समझते हैं कि यह आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, इस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट क्या रहा। दोस्तों, इस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट रहा सोशल मीडिया का बैन होना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सोशल मीडिया का बैन होना। सरकार ने आदेश दिया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में पंजीकरण कराना होगा। जो प्लेटफॉर्म पंजीकरण नहीं कराएंगे उन्हें बैन कर दिया जाएगा। परिणाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बंद। और इस आंदोलन को #NepoKids आंदोलन कहा गया। युवाओं ने तुरंत, और इसके विरोध में क्या हुआ, युवाओं ने तुरंत सोशल मीडिया पर नेपो किड्स और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। सवाल उठने लगे कि नेताओं के बच्चे विदेश में ऐश कर रहे हैं, जबकि आम युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का मुद्दा बंद। और इस आंदोलन को #NepoKids आंदोलन कहा गया। युवाओं ने तुरंत, और इसके विरोध में क्या हुआ, युवाओं ने तुरंत सोशल मीडिया पर नेपो किड्स और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। सवाल उठने लगे कि नेताओं के बच्चे विदेश में ऐश कर रहे हैं, जबकि आम युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का मुद्दा भड़क उठा। बेरोजगारी और भविष्य की चिंता। नेपाल के हजारों युवा पढ़ाई खत्म करके भी नौकरी नहीं पा रहे थे। हर साल लाखों युवक विदेशी रोजगार परमिट लेकर खाड़ी देशों या मलेशिया चल जाते थे। यह एक ब्रेन ड्रेन हो चुका था। सोशल मीडिया बैन सरकार का एक असाधारण कदम नहीं था, वह युवाओं की स्वतंत्रता पर हमला माना गया। और यही चिंगारे पूरे देश में आग बन गई, क्योंकि सोशल मीडिया से ही बहुत सारे लोग का छोटा मोटा बिजनेस चलता था। उनका अपना ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, फिर से यूट्यूब हो गया। जैसे कि हमारे टुंडे गेमर जो फ्री फायर के यूट्यूबर है, वो भी वहीं से थे, उनका भी सारा बंद हो गया। यही हमारा कारण बना, ट्रिगर कारण बना नेपाल में आंदोलन का, जेन जी आंदोलन का। अब समझते कि इस आंदोलन का फैलाव कैसे हुआ। सबसे पहले काठमांडू नई बानेश्वर संसद भवन के पास सबसे पहले यहाँ छात्रों युवाओं इकट्ठा होकर नारे लगाए। उन लोगों का नारा था, भ्रष्टाचार खत्म करो, सोशल मीडिया बंद नहीं चलेगी। लेकिन उस आंदोलन में 16 से 28 साल तक के छात्र एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, सिर्फ नारे लगाकर। तभी पुलिस बलों ने उन पर गोली चला दी और 100 से अधिक घायल हो गए और लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई। और यहीं से सारा आंदोलन फैल गया। जिस डीजीपी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, उस डीजीपी को पकड़ के मारा गया, दौड़ा के पीटा गया। और यह आंदोलन जल्द ही फैल गया। विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, धनगढ़ी, नेपालगंज, वीरगंज जैसे शहरों तक पहुंच गया। हालांकि कई सोशल मीडिया ऐप बंद कर दिए गए थे, लेकिन VPN लगाकर, यानी जुगाड़ लगाकर, और टेलीग्राम जैसे विकल्पों से युवाओं ने अपनी आवाज़ जारी रखी। #नेपाल प्रोटेस्ट, #जेनजी अगेंस्ट करप्शन जैसे हैशटैग वायरल होने लगा। नेता और प्रतीक,
काठमांडू के मेयर बालेन शाह युवाओं के बीच आइकन बन गए। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुझाया गया। बाद में कुलेमान सिंह नेपाल बीजिंग प्राधिकारी के लोकप्रिय प्रमुख युवाओं के हीरो के रूप में उभरे। पुलिस ने तो कई जगह आंसू गैस, वाटर का कैन, लाठी चार्ज किया। कई जगहों पर गोलियां भी चली। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। दर्जनों की संख्या में मौत की खबरें आई। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई। सरकार ने राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी। वे शांतिपूर्ण रैलियां, गानों, नारों, कला के जरिए अपनी बात कहते रहे। यह आंदोलन सिर्फ गुस्सा का नहीं था, यह रचनात्मकता का प्रतीक भी था। इस तरह से आंदोलन लगातार बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नेपाल सुर्खियों में आने लगा। मानव अधिकार संगठन ने नेपाल की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अंततः भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया बैन भी सरकार ने वापस ले लिया, यानी उस बैन को हटा दिया जो बैन सोशल मीडिया पर लगाए गए थे। यह आंदोलन अपने पहले ही चरण में भी बड़ी जीत हासिल कर चुका था। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सोशल मीडिया प्रतिबंध की वापसी। अब समझते दोस्तों कि आंदोलन की मांग क्या थी। इस आंदोलन की मांग थी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। नेताओं और उसके परिवार की संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। युवाओं को रोजगार और शिक्षा में अवसर दिया जाए। राजनीति में भाई भतीजावाद खत्म किया जाए। जिम्मेदारी और पारदर्शी सरकार बनाया जाए। पुलिस हिंसा की जांच करे और दोषियों को सजा दिया जाए। आप समझते हैं दोस्तों, इस आंदोलन से सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। युवाओं ने आंदोलन की कला, कविता, स्ट्रीट आर्ट, गानों से जीवित रखा। जनता जागी छ, अब नया नेपाल चाहिन छ जैसे नारे गूंजे। नेपाल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जन आंदोलन सोशल मीडिया से संचालित हुआ। पुराने और युवा नेताओं के बीच पीढ़ीगत संघर्ष साफ दिखने लगा। आंदोलन अभी लंबा सफर तय करेगा। सबसे बड़ी चुनौती है अस्थायित्व। सवाल यह है कि क्या युवा केवल विरोध तक सीमित रहेंगे या राजनीति में खुद कदम रखकर बदलाव लाएंगे। अंतरिम सरकार, नए चुनाव और पारदर्शिता की राह आसान नहीं होती है। क्यों न हो जाए, लेकिन जब युवा जगती है तो उसे कोई नहीं संभाल सकता। सही ही कहा गया है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो एक लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि नेपाल के इस आंदोलन से भारत और दुनिया के युवा में क्या सीख लेनी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।